Hello students, today we will discuss about Planck's quantum theory, black body radiation and photoelectric effects। जो टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें टॉपिक्स है हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। अभी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमें क्या बताती है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बताती है कि एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी सोर्स। किसी भी सोर्स से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है, जनरेट होती है, वो कंटिन्यूसली नहीं होती बल्कि डिसकंटिन्यूसली होती है। तो साइड बाय साइड आपको इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को भी अपने माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस आई थी पिछले वीडियो में, मैंने आपको उससे पिछले में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में बताया था। तो कुछ लिमिटेशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की थी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई थी। फिर तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वाज गिवन बाय द मैक्स प्लैंक, जो कि बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। मैक्स प्लैंक ने ये दी थी। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या है कि एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी सोर्स डिसकंटिन्यूसली, कि किसी भी सोर्स से अगर एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो वो कंटिन्यूसली नहीं होगी, डिसकंटिन्यूसली होगी, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होगी। एंड दीज स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड एज क्वांटा। इन्हीं छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। और लाइट के केस में दीज पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड एज फोटोन। इन केस ऑफ लाइट दीज पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड एज फोटोन। तो उनके लाइट के केस में इन्हीं पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? फोटोन बोलेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में क्या पढ़ा था आपने कि एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूसली विच इज कॉल्ड एज रेडिएंट एनर्जी। तो एकदम से डिफरेंट हो गया, एकदम से अपोजिट हो गया उसके। तो इसमें क्या बताया? पहला पॉइंट बहुत सिंपल सा है, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी सोर्स डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी and these packets of energy are called as quanta and in case of light these are called as photon। तो क्वांटा की डेफिनेशन क्या हो गई यहाँ पे? तो क्वांटा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप? क्वांटा को हम डिफाइन कर सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी सोर्स इज कॉल्ड एज क्वांटा। और फिर फोटोन को कैसे डिफाइन करेंगे आप? द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लाइट रेडिएशंस इज कॉल्ड एज, जिस फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है लाइट से, उसका जो स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी है उसको क्या बोलेंगे हम? फोटोन बोलेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसने क्या बताया कि एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, कि जो एनर्जी रिलीज होगी, प्रोड्यूस होगी, वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, न्यू है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो ये H आ गया। H क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 into 10⁻⁻34 जूल सेकंड। फिर लास्ट पॉइंट इसने क्या बताया कि एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी। एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल में प्रोड्यूस होगी, फ्रीक्वेंसी के n नंबर ऑफ मल्टीपल्स में प्रोड्यूस होगी। तो E इज इक्वल टू एन एच न्यू ऐसे लिख सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपको पता है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको पता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये होता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको पता है किसके इक्वल आ जाएगी? C ओवर लैम्डा ऐसे लिख सकते हैं। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी की जगह इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया, तो ये आ गया एन एच सी ओवर लैम्डा। It means energy is directly proportional to frequency but inversely proportional to wavelength and produced in the multiple n number of multiples of frequency। और n की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों? यहाँ पे 1 2 3 4 इसी तरह से इंफिनिटी तक, अप टू इंफिनिटी। और n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ फोटॉन्स, क्वांटा। अगर आपको काउंट करने हो किसी न्यूमेरिकल में, क्वेश्चन में, तो आप n से काउंट कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट्स हैं बहुत सिंपल से, कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है डिसकंटिन्यूसली, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है। दीज पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड एज क्वांटा, फोटोन, लाइट के केस में फोटोन। दूसरा पॉइंट था एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। थर्ड पॉइंट है एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, n नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी। और जब ये n नंबर ऑफ मल्टीपल आते हैं तो ये कंटिन्यूस नंबर नहीं है। 1 2 3 4 आर नॉट कंटिन्यूस नंबर, दीज आर नॉट कंटिन्यूस नंबर। ये कंटिन्यूस नंबर नहीं है, ये क्या है? डिसकंटिन्यूस नंबर है।
क्यों कैसे डिसकंटिन्यूअस? 1 और 2 के बीच में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि 1 और 2 अगर आप लें या 2 और 3 आप लें या 3 और 4 लें, कोई भी दो कंसिक्वेंट नंबर आप लें तो उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज कैन बी ऑब्टेन्ड, इन्फिनिटी के इक्वल वैल्यूज इसमें आ सकती हैं। तो इट मीन्स ये कंटिन्यूअस वैल्यूज नहीं है। तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की। ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दो ऐसे फिनोमेना है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होते। आई रिपीट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दो ऐसे फिनोमेना है जो किससे एक्सप्लेन नहीं होते? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से। बट दीज आर एक्सप्लेन बाय द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो अभी अभी हमने की प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उससे एक्सप्लेन होते हैं ये। तो क्या फिनोमेना है और कैसे ये एक्सप्लेन होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है? ऐसा कोई भी सब्सटेंस या ऐसी कोई भी बॉडी जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे और उन रेडिएशंस को फिर एमिट करे, उसको हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो होती है जो 100 की 100% रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले और सबको फिर एमिट कर दे, उसको हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो ब्लैक बॉडी क्या होगी? ब्लैक बॉडी इज एनी सब्सटेंस और एनी बॉडी विच absorbs radiations and emit these radiations is called as black body, उसको black body बोलेंगे। और रेडिएशंस जो इससे प्रोड्यूस हो रही है इनका नाम क्या होगा? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। रेडिएशंस प्रोड्यूस फ्रॉम द ब्लैक बॉडी आर कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। फॉर एग्जांपल हम ब्लैक स्मिथ को देखते हैं जो लोहे को हिट करता है, या आयरन की इंडस्ट्री में आप देखते हैं आयरन को हिट करता है तो उसमें अलग अलग कलर्स आते हैं, चेंज ऑफ कलर ऑब्टेन होता है। वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर रेडिएशंस एमिट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उससे हमें कलर नजर आता है। ऑन हीटिंग ब्लैक बॉडी, अगर हम किसी ब्लैक बॉडी को हिट करते हैं, ये तो बात होगी ब्लैक बॉडी और उसकी रेडिएशंस की, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होती क्या है। लेकिन जो चेंज ऑफ कलर हुआ है, अगर हम ब्लैक बॉडी को हिट करते हैं, जैसे हमने आयरन को हिट किया, हीटिंग की आयरन की, आयरन इंडस्ट्री में या ब्लैक स्मिथ ने हिट किया, तो आपको पता है, आप ऑब्जर्व करते हैं कि जब आप ब्लैक बॉडी को हीटिंग करते हैं तो उसके कलर में चेंज होता है, एंड दिस चेंज ऑफ द कलर कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ऑन हीटिंग ब्लैक बॉडी इट चेंजेस इट्स कलर, कलर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ आयरन, आयरन के केस में आपको पता है येलोइश कलर आता है, फिर रेडिश कलर आता है। हिट करते हैं आप आयरन को, आपने ब्लैक स्मिथ को, लोहार को देखा होगा आपने, या आयरन इंडस्ट्री में जाके आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेल्ट होने से पहले आयरन कई कलर चेंज करता है। जब हम आयरन की हीटिंग स्टार्ट करते हैं फर्नेस वगैरह के अंदर, तो वो कई कलर चेंज करता है मेल्ट होने से पहले, बहुत सारे कलर चेंज करता है मेल्ट होने से पहले। तो उसमें जैसे येलो कलर भी आता है, रेड कलर भी आता है, ब्लू कलर भी आता है, तो इस तरह के कलर चेंजेस उसमें ऑब्जर्व होते हैं। दिस चेंज ऑफ कलर कुड नॉट बी एक्सप्लेन, जो चेंज ऑफ कलर हुआ है कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द चेंज ऑफ इंटेंसिटी, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में, ध्यान से सुनने की बात है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में क्या पढ़ा था कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, एनर्जी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम हीटिंग कर रहे हैं किसी भी बॉडी को, ब्लैक बॉडी को, तो उसमें एनर्जी हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो एनर्जी चेंज हो रही है, तो इट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग तो क्या चेंज होगा? इंटेंसिटी। लेकिन इंटेंसिटी पे कलर चेंज डिपेंड नहीं करता, तो इंटेंसिटी के चेंज होने से तो कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है, दिस चेंज ऑफ कलर कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय चेंज ऑफ इंटेंसिटी एज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। बट यहां लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, बट द सेम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन विच चेंज ऑफ एनर्जी मीन्स चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज चेंज ऑफ कलर। क्योंकि हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में अभी पढ़ा है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी, हमने ब्लैक बॉडी को हिट किया तो एनर्जी इंक्रीज की, एनर्जी इंक्रीज की तो क्या इंक्रीज हुई बच्चों? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई। फ्रीक्वेंसी चेंज होते ही कलर चेंज हो जाता है। So this change of the color of the black body can be explained easily with the help of Planck's quantum theory, but the same cannot be explained with the help of electromagnetic wave theory. तो I hope आपको black body radiation और उसमें जो change of color obtain हो रहा है, means जो limitation थी electromagnetic wave theory की, जो किसने दूर की? फिर
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने दूर की, वो आपको समझ में इसमें आ गया होगा, अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको अच्छे से। तो बच्चों अब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि जब हम किसी मेटल के सरफेस पे एक पर्टिकुलर एनर्जी की रेडिएशंस को स्ट्राइक करते हैं, मेटल के सरफेस पे एक पर्टिकुलर एनर्जी की रेडिएशंस को स्ट्राइक करते हैं, तो उस मेटल के सरफेस से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है, एंड दिस इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो नाम से क्या पता लगा आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिनोमेना क्या हुआ, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल when radiation of particular energy strikes on the surface of the metal। तो इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। देखिए, ये मान लीजिए आपके पास मेटल का सरफेस है, ये आपने एक पर्टिकुलर एनर्जी की रेडिएशंस को इस पे स्ट्राइक किया, ये मेटल का सरफेस है, पर्टिकुलर एनर्जी की रेडिएशंस को आपने स्ट्राइक किया इसके ऊपर, और ये इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गया इसमें। तो ये पर्टिकुलर एनर्जी की रेडिएशंस को आपने स्ट्राइक किया और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गया। ये मेटल का सरफेस है आपके पास, मेटल सरफेस है ये। दिस इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन रेडिएशंस ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी स्ट्राइक्स ऑन द मेटल सरफेस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसको इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मीनिंग हो गया लाइट, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। यही फिनोमेना है जो हम फोटोवोल्टिक सेल्स में, सोलर सेल्स में यूज करते हैं टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ लाइट। जो सनलाइट है उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी हम इसी फिनोमेना की हेल्प से जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इसी की हेल्प से। और हर मेटल के अंदर ऐसा नहीं होता कि सब में इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बात पर डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेटल के सरफेस पे बाइंडेड है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है। आपको पता है हर एटम के अंदर, हर एलिमेंट में एक पर्टिकुलर आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ये वो मिनिमम एनर्जी है विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल से किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ये हर मेटल के लिए, हर एलिमेंट के लिए अलग होती है। दिस इज डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मेटल, हर एक के लिए अलग है। तो अगर हमने सनलाइट को इसके ऊपर मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक किया, तो जो मेटल का सरफेस है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सनलाइट के अंदर जो एनर्जी है उससे कम होनी चाहिए या उतनी होनी चाहिए, तभी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं तो नहीं होगा। मींस जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीजियम को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इनको यूज नहीं कर सकते। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को यूज नहीं कर सकते, हम सीजियम को यूज करते हैं। हालांकि है सारे एक ही ग्रुप के एल्कली मेटल्स में से, क्योंकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है और जो सनलाइट में अवेलेबल नहीं है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये बात आपको समझनी चाहिए इसमें, ठीक है। दिस इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आगे क्या बताया है, अब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो गया, लेकिन ये किसने एक्सप्लेन नहीं किया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। So this ejection of electron cannot be explained by the electromagnetic wave theory as energy is independent of intensity। तो हमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से ये पता लग गया कि एनर्जी इंटेंसिटी पे तो डिपेंड करती नहीं, आप इंटेंसिटी को कितना कम ज्यादा करते रहो, एनर्जी पे कोई डिफरेंस नहीं आता। लेकिन बट द सेम कैन बी एक्सप्लेन बाय द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स आफ्टर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद स्टार्ट होता है। वो मैं ग्राफ से भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा ग्राफ से भी कि कैसे ऐसे होता है। इसमें 2-3 टर्म्स हैं। ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको न्यू नोट से हम डिनोट करते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसके पास ही मिनिमम एनर्जी होगी जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए। मान लीजिए कोई मेटल का सरफेस है, सी फॉर एग्जांपल सीजियम है, उसके मेटल के सरफेस पे आपको कम से कम मान लीजिए 5 किलो जूल ऑफ एनर्जी की रेडिएशन को डालना है सो दैट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन स्टार्ट। तो जब तक उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी आप नहीं डालोगे जिसमें कितनी एनर्जी हो 5 किलो जूल, तब तक इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट नहीं होगा। So minimum frequency required for ejection of electron is called as threshold frequency, threshold wavelength। जो threshold frequency से related होगी wavelength उसको हम threshold wavelength बोलते हैं। तो इसको कैसे बोलेंगे? maximum wavelength required for ejection of electron। इसमें minimum word यूज किया है, इसमें maximum, क्योंकि frequency और wavelength एक दूसरे के inversely proportional होते हैं। और वर्क फंक्शन क्या है फिर? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कम से कम एनर्जी जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड, दिस वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल सकते हो आप, वर्क फंक्शन भी बोल सकते हो। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन क्या होगी? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको ग्राफ से भी हम सारी स्टोरी को समझने की कोशिश अभी करेंगे। तो देखिए बच्चों, आप इस जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसको हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है उसने क्या एक्सप्लेन नहीं किया, कैसे नहीं हो पाया वो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, यहां पे है इंटेंसिटी अलोंग दिस एक्सिस। अब आप देख पा रहे हैं इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इससे हमें ये पता लग गया कि इंटेंसिटी और एनर्जी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। अदरवाइज इंटेंसिटी इंक्रीज होती तो काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होती। अब यहां देखिए आप, ये अलोंग दिस एक्सिस फ्रीक्वेंसी ली हमने, यहां सेम ले लिया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अब यहां क्या देख पा रहे हैं आप? ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट तक देखिए आप, काइनेटिक एनर्जी कितनी है इस पॉइंट से यहां तक? 0 काइनेटिक एनर्जी अलोंग दिस एक्सिस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन यहां तक 0 है, इस फ्रीक्वेंसी तक 0 है। लेकिन वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहां से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाता है। इट मींस इलेक्ट्रॉन को इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे आके वो एनर्जी मिल रही है जिससे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है। जैसे मैंने बताया था, मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन को 5 किलो जूल ऑफ एनर्जी चाहिए इजेक्शन के लिए, तो वो मिनिमम एनर्जी यहां पे आके मिली उसको, तो उसका नाम हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे पहले इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट नहीं हो रहा, आप कितनी रेडिएशन डालते रहिए चाहिए। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी विच इज रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने क्या नाम दिया था बच्चों? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो तो आपको पता है एनर्जी इंक्रीज होगी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, मान लीजिए 5 किलो जूल की बजाय 6 किलो जूल की एनर्जी आपने दी, या 7 किलो जूल की रेडिएशन डाली, या 10 किलो जूल की, तो जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो किसमें चेंज होगी? इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो गया, रिमूव होने के लिए तो 5 किलो जूल चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो देखिए आप, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है? इंक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके बाद, मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बाद। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और ये इंटेंसिटी, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं साथ साथ। अब इसमें आपको इंटेंसिटी की कंसेप्ट समझनी पड़ेगी। इंटेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में, मान लीजिए यूनिट एरिया है, इस यूनिट एरिया में कितने फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं? नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसको क्या बोलते हैं हम? इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी को आप ब्राइटनेस से समझ सकते हैं, डिम और ब्राइट लाइट होती है उससे समझ सकते हैं। डिम और ब्राइट लाइट में इंटेंसिटी का डिफरेंस होता है। जो ब्राइट लाइट होती है उसमें नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ज्यादा होते हैं, डिम लाइट में कम होते हैं। तो इससे आप थोड़ा सा कॉमनली समझ सकते हैं चीज को, क्योंकि हम ये नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ? जो ब्राइट लाइट है उसमें नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ज्यादा है। इन एनर्जी पहले से ही है उन फोटोन्स के पास जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए। अब मान लीजिए पहले 50 फोटोन्स आपने एक यूनिट एरिया में स्ट्राइक करे,
तो 50 फोटॉन्स ने 50 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, हमने ऐसा मान लिया। अब हमने उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया, मींस नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो गए यूनिट टाइम में। अब 50 की बजाय मान लीजिए हमने कर दिया 400 फोटॉन स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो पहले 50 इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रही थी, अब कितनों को मिलेगी बताइए, आप कितनों को मिलेगी? अब मिलेगी 400 को। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए या नहीं हुए? तो जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इंक्रीजेस, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इंक्रीजेस एज द इंटेंसिटी इंक्रीजेस। इंटेंसिटी इंक्रीज होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट जो होंगे वो इंक्रीज होंगे। तो ये तीनों ग्राफ आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैथमेटिकल फॉर्म इसकी जो हम कर चुके हैं पहले। एनर्जी आपको पता है, टोटल एनर्जी हम ऐसे निकालते हैं, ये ऐसे निकालते हैं hc/λ। ये तो टोटल एनर्जी जो आपने रेडिएशन स्ट्राइक की, मेडल के सरफेस ये आपके पास है, ये आपने रेडिएशन को स्ट्राइक किया, ये इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ या नहीं हुआ ये देखना है आपको। तो ये जो आपने फ्रीक्वेंसी मान लीजिए न्यू फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को स्ट्राइक किया, तो टोटल एनर्जी ये हो जाएगी इसमें आपके पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन टोटल एनर्जी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और इक्वल भी हो सकती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, थ्रेशोल्ड एनर्जी के, वर्क फंक्शन के इक्वल भी हो सकती है, उससे कम और ज्यादा भी हो सकती है। तो वो देखने के लिए हमें क्या करना है, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए वो क्या है आपके पास? वर्क फंक्शन आपको पता है। वर्क फंक्शन किसके इक्वल हो गया? h न्यू नॉट। ये मिनिमम एनर्जी चाहिए फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, h न्यू नॉट। h क्या है आपके पास? प्लैंक्स कांस्टेंट है। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। दिस इज थ्रेशोल्ड frequency which is minimum energy which is required, minimum frequency which is required for ejection of electron। तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए आप, जो टोटल एनर्जी है वो इक्वल टू होती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए एनर्जी चाहिए इजेक्शन के लिए 5 किलो जूल, लेकिन आपने जो रेडिएशंस डाली वो है 10 किलो जूल की या 8 किलो जूल मान लीजिए आप। तो एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी होगी बच्चों? 5 किलो जूल तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए। एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी होगी? 3 किलो जूल। तो एक्स्ट्रा एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो टोटल एनर्जी हमारी कितनी थी? 8 किलो जूल। ये 5 किलो जूल, ये कितना हो गया? 3 किलो जूल। तो ये अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं h न्यू, यहाँ पे क्या लिख दिया आपने? h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गई? टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, और ये आपके पास हो गया h न्यू और ये h न्यू नॉट। तो ये आपके पास हो गया h कॉमन हो गया इसमें, न्यू माइनस न्यू नॉट, ये आपने कर लिया। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया आपके पास ये। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h माइनस h इंटू h कॉमन ले लिया आपने, टोटल फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसको आगे और क्या लिख सकते हैं आप? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h, इसकी जगह लिख सकते हैं c/λ, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों? c/λ नॉट, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो उससे यहां से आपने hc 1/λ माइनस 1/λ नॉट, ये बस मॉडिफाई कर करके फॉर्मूले लिखने की बात है। एक ही फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले हमने किए हैं। तो टोटल एनर्जी आ गई विच इज इक्वल टू सम ऑफ वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी। उसी से आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता है, उससे आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स में आपके ये सारी चीजें कैलकुलेट करने में आपको हेल्प मिलेगी इन फॉर्मूले से। सो आई होप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और जो हमने किया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसके बारे में आपको अच्छे से इसमें अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू।